तो आप ये कह रहे थे कि आज़ादी के बाद जब हमने संविधान लागू हो गया तब उस वक्त संविधान में कोई राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज का कोई प्रावधान नहीं था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो वैसे देखिए, हमें थोड़ा बहुत पास्ट में जाना पड़ा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज, मेरा सवाल ये है, तो अगर ये बात है जो कि हम आज भी देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र तो वैसे तो एंटी डिफेक्शन लॉ के वक्त बस उस संदर्भ में ही आता है, और उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन नहीं है, उसका प्रावधान इलेक्शन में कोई प्रावधान किसी आर्टिकल में नहीं है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ का भी जो स्वतंत्र कोई आर्टिकल भी नहीं है, तो अलग अलग आर्टिकल्स में उसका इफेक्ट जो है उसके बारे में थोड़ी सी ये, और वो भी पॉलिटिकल पार्टी जो गड़बड़ करती है उसको उस गड़बड़ी करने से परहेज करने के लिए वो एक तरीके से उसमें घुसट दिया गया है। तो ये हम बात जब इंटेलेक्चुअल्स से करते हैं तो भी वो उसको नज़रअंदाज करते हैं। ये क्या बात हो रही है? ये इंटेलेक्चुअल्स है या ये कोई इनके खुद के कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, या उनको समझ नहीं आ रही, या उनको वो समझना अभी नहीं चाहते हैं, या उनके पास कोई लार्जर इंटरेस्ट, लार्जर एक भारत के लिए एक अलग विचार है जो इसको छोड़कर कुछ बड़ा वो सोच रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स को तो समझना चाहिए कि ये तो सही सीधी सीधी बात है, तो उसका उत्तर भी नहीं दे रहे। तो क्या हो रहा है इंटेलेक्चुअल्स वर्ल्ड में, क्या हो रहा है? क्योंकि इसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत बुरी तरीके से ले रही है लोगों से। जी, कुछ मुख्य कड़ियों को जो जोड़ा जाना चाहिए समझते वक्त, हमारे ये जो इंटेलेक्चुअल्स हम कह रहे हैं, ये उन कड़ियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और क्योंकि समय की धूल चढ़ चुकी है सारी प्रोसेस पर। तो आपका ये कहना है कि वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो लोगों को अंधेरे में डाल रहे, अंधेरे में रख रहे, या उसमें योगदान उनका हो रहा है? नहीं, वो खुद अंधेरे में है, और समय की चादर, समय की धूल इतनी चढ़ चुकी है कि वे उन चीज़ों को भूल चुके हैं। मोटी मोटी दो तीन बातें हम देखें जी हैं। जी, सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारे चुनाव हुए 1952 में। जी बिल्कुल जी, शुरुआत तो वही। और तब संविधान में पार्टियों के लिए कोई प्रावधान नहीं था, बराबर। लेकिन फिर भी पहले चुनाव से ही पॉलिटिकल पार्टियां वहाँ अपना अपना चुनाव चिन्ह लेकर के, इलेक्शन सिंबल लेकर के वहाँ अपने उम्मीदवारों को भेजने लगी। जी अशोक भाई, यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संविधान में तो उस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो प्रावधान नहीं था, ये एक बात। लेकिन उसी वक्त जो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 51, ये दोनों एक्ट में भी कोई प्रावधान नहीं था। बिल्कुल नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं सब कुछ संविधान में होता है, ऐसा नहीं है। एक्ट की तरह से होता है, तो एक्ट में भी उसका कोई, एक्ट में भी नहीं था, प्रावधान भी नहीं था, और नहीं हो सकता है। इस तरीके से उसकी रचना भी है। आज की तारीख में भी वो जो जिस तरीके से पार्ट 4A में वो डाल दिया है 29A को, वो उसकी प्लेस वहाँ होनी नहीं चाहिए, ऐसा दिखता है क्लियरली। सेक्शन 29A 1989 में डाला गया है जी, तो वहाँ जरा हम थोड़ा बाद में पहुँचते हैं। ठीक है। लेकिन पहले हम ये देखें कि 1952 में हम जरा इस तरह से समझें कि जो इलेक्शन का मैदान जो था जी, भारत का जी, वो भारत के इलेक्शन मैदान के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें थी, और वहाँ एक ही मेन एंट्री गेट था, और उस मेन एंट्री गेट पर चुनाव कमीशन बैठा हुआ था जी, कि उस इलेक्शन फील्ड में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा उसको तय करने वाला, हु विल बी द कैंडिडेट, उसको तय करना था इलेक्शन कमीशन को। जी, लेकिन देख लीजिए कि हुआ क्या है।
पहले ही चुनाव से जब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को 2 बैलों की जोड़ी के साथ भेजा, तो ये तो सीधे सीधे समूह तंत्र हो गया। तो उस वक्त ये भी है कि कांग्रेस, ये जो मूवमेंट थी, तो वो पॉलिटिकल पार्टी बनने का कोई औचित्य नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो बिल्कुल वो असंवैधानिक तरीके से उसने काम शुरू किया, बिल्कुल डे 1 से जी। तो यहाँ एक तरीके से आदत जो पहले 1952 में जो पार्टियां थी, तो उन्होंने गलत आदत लगा दी। देखिए, यहाँ हमें इस तरह से देखना चाहिए कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो माँ उसे चलना सिखाती है, माँ और बाप दोनों ही उस बच्चे को चलना सिखाते हैं। तो कांग्रेस का रोल तो वहाँ होना चाहिए था, माँ का रोल होना चाहिए था, है कि भारत के लोगों को चुनाव क्या होता है वो सिखाना चाहिए था कांग्रेस ने। ये सिखाने के बजाय ये ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की भी थी जी, बिल्कुल, कि भारत के लोगों को सिखाते। मतलब संविधान के हिसाब से तो उनकी ही होती है। हाँ, हाँ। तो भारत के लोगों को चुनाव के बारे में कंप्लीटली पूरी जानकारी देते, अवगत करते और उनको वहाँ चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए सिखाते, यूँ कहिए कि सिखाते लोगों को जी। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया, ये खुद ही वहाँ पर समूह के तौर पर चले आए, जब संविधान में समूह के लिए कोई प्रावधान था ही नहीं। मतलब जो पद संविधान के हिसाब से वो जिम्मेदारियों के पद है, तो कांग्रेस और ये सभी पार्टियों ने उन्होंने इन पदों को शक्ति का पद बना दिया जी। बिल्कुल बिल्कुल। और चुनाव में उन्होंने अपने उम्मीदवारों को जब भेज दिया, अपना चुनाव चिन्ह लेकर के, 2 बैलों की जोड़ी को लेकर के, तो मेरा ये कहना है कि पहले ही चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने उनको प्रवेश के मुख्य दरवाजे पर रोक देना चाहिए था। जो इलेक्शन मैदान था, उस मैदान में उन्हें प्रविष्ट होने की इजाज़त ही नहीं देनी थी और उनको कहना चाहिए था कि भाई आप अपना ये जो चुनाव चिन्ह है इसको आप घर रख के आइए। तो क्या इसका मतलब है चुनाव आयोग ने भारत के लोगों से विश्वासघात किया, या चुनाव आयोग भी अज्ञानवश था? देखिए, जानबूझकर विश्वासघात कहीं नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना है जी। ना ही ये कोई कॉन्स्पिरेसी है जी। ये बिल्कुल एक धीरे धीरे ये एक उत्क्रांति ही थी। सारा कुछ उत्क्रांत हो रहा था, लेकिन उस उत्क्रांति में मेरा साफ साफ कहना है कि जो ताज़ा जन्मा हुआ बच्चा है, उस बालक को चलना सिखाने के बजाय आज 73 साल के बाद भी सारी पार्टियां और इलेक्शन कमीशन एक ही राग आलाप रहे हैं। और आपने जो कहा इंटेलेक्चुअल्स या जर्नलिस्ट, ये सारे मिलकर के एक ही राग आलाप रहे हैं कि आज से 73 साल पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ है, वो बच्चा अपने पैरों पर चल ही नहीं सकता है। ये आज भी उनका बराबर से कहना हो रहा है। तो आज तो अब ये बहुत ही गलत हो रहा है। देखिए, पीछे जो हुआ उसको हम भूल जाएं, लेकिन अब आगे के लिए जब हम ये बातें, आपका सवाल भी यही था जी, कि अब जब हम ये बातें लेकर के जा रहे हैं तब भी कोई सुन नहीं रहा है, उल्टे हमारी कहीं तो मजाक भी उड़ाते। जी बिल्कुल होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। अभी उनके समझ में अगर ये बातें, मतलब मैं ये देखता हूँ कि सभी ये इंटेलेक्चुअल्स, ये पत्रकार जो है, ये तू में बहुत रस लेते हैं। लेकिन मैंने जो एक तो प्रो पावर जो पावर में पार्टियां हैं उस तरफ तो रहते हैं, और बाकी लोगों की वो जो है वो मजाक उड़ाते हैं। और एक तरफ ये लोग हैं जो कि सरकार के विरोध में बोलते रहते हैं,
बस विरोध के लिए विरोध होता है बहुत बार, और उसमें एक तरीके सा एक मसाला क्रिएट करते रहते हैं, और उस मसाला जो कुछ रोज की जो गतिविधियां होती है उसको लोगों ने उसको चाव से खाना चाहिए, उनके सामने परोसा जाता है, लोगों ने उसको उस आस्वाद लेते रहना चाहिए, और अपने बाकी जो प्रॉब्लम्स है, रियल प्रॉब्लम्स और उनके कारण और उसको सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में कोई सोच नहीं बननी चाहिए। इस तरीके से एक माहौल रोज नया कुछ ना कुछ तो एक इवेंट बनाते रहते हैं, घटनाएं बनाते रहते हैं, तो बस वो उन्हीं को एनालिसिस करते रहते हैं घटनाओं को। तो इससे कुछ फायदा तो देश को और देशवासियों को नहीं होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर जो मैं पहले कह रहा था कि हमें सिर्फ 3-4 घटनाएं हैं जी, उन कड़ियों को हमें जोड़ करके इस वक्त भी जी, हमें प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ जी, बोलिए। जो कि ये इंटेलेक्चुअल्स उसको उन कड़ियों को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। जी, जी, तो हम ये बता दें, जी, 1952 में चुनाव हुए, जी, तो वहाँ पर कोई इलेक्शन सिंबल लेकर के किसी दलों को आने की कोई बात नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने रोका तो नहीं, लेकिन यहाँ आप ये देख लीजिए 52 से 68 तक ये ऐसे ही चलता रहा। यानी ये पॉलिटिकल पार्टियां जिसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं थी कहीं पर, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इनकी कोई पहचान नहीं थी, फिर भी ये चुनाव चिन्ह लेकर के अपने उम्मीदवारों को भेजते रहे, चुनाव होते रहे, इलेक्शन कमीशन उनका स्वीकार करती रही। फिर इनके बीच में आपस में राइवलरी के कारण से इनके बीच में आपस में कंपटीशन होने लगा इन पार्टियों के बीच में, और इसके कारण से चुनाव चिन्हों के बारे में झगड़े होने लगे। और ये जो चिन्हों के बारे में झगड़े होने लगे तो उनको सॉल्व करने के लिए इस उत्क्रांति में 1968 में इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त जो रहे होंगे, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पारित कर दिया है, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। तो ये 1968 का ऑर्डर उन्होंने पारित कर दिया जी। और इस ऑर्डर के द्वारा उन्होंने पार्टियों के लिए सिंबल्स का रिजर्वेशन करना ये तय कर दिया, और पहली बार रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ये शब्द वहाँ पर रखा गया उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में। यानी आज़ादी के बाद पहली बार जब से चुनाव करने शुरू हुए 1952 से, तो 16 सालों में पहली बार पार्टियों को रिकॉग्नाइज किया गया और इनके लिए सिंबल रिजर्व करना भी शुरू हुआ, और जो उम्मीदवार आते थे उन उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट करना भी शुरू किया गया। वहाँ पर बहुत सारी बातें रखी गई, भाई कौन सी स्टेट लेवल की पार्टी होगी, कौन सी नेशनल लेवल की पार्टी होगी, हैं रजिस्टर्ड कौन सी पार्टी होगी, अनरजिस्टर्ड कौन सी पार्टी होगी, और जो इंडिपेंडेंट्स होंगे उनको भी सिंबल दिए जाएंगे। तो इस ऑर्डर में ये सारी बातें रखी गई। तो ये तो पहली कड़ी है जी। आज़ादी के बाद, ये 1952 के बाद से ये पहली कड़ी। लेकिन सबसे इसमें 3-4 बातें मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि ये जो रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने निकाली, तो उसमें ये जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, तो उसके पहले अलॉटमेंट नहीं होती थी ना, तो पार्टियां खुद ही अपना सिंबल्स आगे कर रही थी जी, बिल्कुल, जिसका कोई रिकॉग्निजेशन रजिस्ट्रेशन वगैरह और कोई कुछ सब मतलब कोई उसका स्टैंड ही नहीं है, लीगल भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं था जी। अभी अलॉटमेंट ऑर्डर जिसका कोई संबंध ना कॉन्स्टिट्यूशन से है ना कोई किसी एक्ट से है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जी, बिल्कुल, विदाउट एनी एक्ट, विदाउट एनी लॉ जी। अभी ऐसी जो ऑर्डर है उसमें ये बिल्कुल ये बेसलेस है।
फिर भी इस ऑर्डर में अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल टू द कैंडिडेट फॉर कैंपेनिंग पर्पजेस, तो जब तक कैंपेन इलेक्शन जब डिक्लेयर होता है, उसका फॉर्म ओके हो गया, तो उसको कैंपेन करने के लिए वो अलॉट हो रहा है सिंबल। कैंपेनिंग खत्म होने के बाद वो सिंबल यूज नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये जो सिंबल आपको अलॉट किया गया है, that is not the property of the party or the individual candidate, but the property of the election commission, and वो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ कैंपेनिंग के लिए आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया है और उसी पर्पस के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज को रिजर्व दिया है, लेकिन उसको भी अलॉटमेंट कैंपेनिंग के वक्त ही दिया जाएगा। ब्रांड बनाई जा रही है उसको ब्रांड बना रहे, पूरे 12 महीने आप यूज कर रहे हो, किसी शादी में कर रहे हो, किसी त्योहार में कर रहे हो, हमेशा आपके सामने आपका हैप्पी बर्थडे हो तो आपका वो सिंबल तो वो ब्रांड बनाई जा रही है। हाँ, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है। मतलब ये तो, और ये उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी नहीं है। और आपने ये कहा सिंबल के बारे में, एक्चुअली इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड रेगुलेटिंग अबाउट द इलेक्शन सिंबल्स। जी, रेगुलेशन, इट वाज द रेगुलेशन, जी, रेगुलेशन ऑफ सिंबल्स, बट एक्चुअली इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, एक्चुअली इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। और क्यों जरूरत नहीं थी? देखिए, दूसरी तरह से अगर आप देखें तो जो चुनाव होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज होते हैं जी, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं ने अपना प्रतिनिधि तय करना होता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने वास्तविकता में क्या है कि पॉलिटिकल पार्टियों को रेड कारपेट बिछा करके दे दी है, इसलिए ऐसे नियम उन्होंने बनाए नहीं। अदरवाइज अगर उन्होंने वास्तविकता में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने होते, या अगर उनकी समझ में आया होता, तो उन्होंने करना ये चाहिए था कि प्रत्येक जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता ही वहाँ इलेक्शन में खड़े हो सकते थे, कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतदाता वहाँ खड़ा होना नहीं चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतदाता जा कर के दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो देखिए, व्यक्ति का चेहरा जो है वही सिंबल बन जाता। जैसे मैं अगर राजकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होता हूँ जी, अशोक भाई पटेल जी, तो मेरा चेहरा और मेरा नाम ये दो ही काफी था जी, क्योंकि मैं अगर राजकोट से खड़ा होता हूँ जी, तो मैं वडोदरा से खड़ा नहीं होता हूँ। जी, लेकिन अब इन्होंने क्या पार्टी को रेड कारपेट बिछा करके दे दी है। जी, इसके बारे में ही हम आगे चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।